तो फाइनली बहुत दिनों के बाद आ चुका हूँ एक और न्यू डीमन स्लेयर सीरीज के पार्ट को लेकर, जिसमें हम देखने वाले हैं अकाज़ा वर्सेस तांजीरो और ग्यू, जो कि पूरे डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क की मोस्ट सैड और इम्पोर्टेंट फाइट होने वाली है। और ये सैड क्यों, ये तो हमें वीडियो के आगे ही जानने को मिलेगा। एंड इन केस यू डोंट नो, ये है सेकंड पार्ट डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क की। और अगर तुमने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहा होगा, जल्दी से जाकर देख लो। और हाँ, एक और बात जो कि मुझे पहले पार्ट में कह देना चाहिए था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। सो देखो, ये जो सारी फाइट इन्फिनिटी कैसल में हो रही है, ये सारी फाइट पैरेलल में चल रही है। और ऐसे में हम सिर्फ एक ही बार में एक ही डीमन के फाइट को एक्सप्लेन करेंगे, ना कि पैरेलली हर एक फाइट को, जैसे कि पिछले पार्ट में काइगाकू की और इस पार्ट में अकाज़ा की। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, AKA किमित्सु नो याइबा स्टोरी पार्ट 2। तो पिछले पार्ट में जैसे कि हमने देखा कि कैसे अकाज़ा जो कि तांजीरो और ग्यू के सामने आता है, देन सबसे पहली चीज जो कि हम देखते हैं मुजानको, जो अपने आप को एक ककून की तरह बना लेता है और लेडी तामायो को एब्जॉर्ब करने लगता है। इन सब चीजों से लेडी तामायो को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और मदद की भीख मांग रही थी। फिर हम देखते हैं कागाया की बेटी कुनाई को, जो कि इन्फिनिटी कैसल की आउटलाइनिंग ड्रॉ कर रही थी, लेकिन सडनली उसको अपनी फैमिली की याद आने लगती है, जो कि अभी अभी मारे गए हैं। बट उसका भाई केरिया उसे रोने से रोकता है, जिसे सुनकर कुनाई अपने आप को रोने से रोकती है और फिर से आउटलाइनिंग करना शुरू करती है। और फिर हम देखते हैं टेंगेन, उजुई और शिंजिरो को, जो कि पहले एक हाशिरा रह चुके हैं। वो दोनों ही आपस में बात करते हैं और कहते हैं इतना छोटा होने के बावजूद केरिया बहुत ही मैच्योर है। फिर शिंजिरो कहता है आज का दिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और कैसे सारे के सारे डीमन स्लेयर्स अपने जान पर खेलकर फ्यूचर की जेनरेशन के लिए लड़ेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं साकोंजी उरुकोडाकी को, जो कि नेजुको के सर पर पट्टी रख रहे थे, क्योंकि नेजुको धीरे धीरे ह्यूमन बन रही थी। और फिर साकोंजी उरुकोडाकी बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं, क्योंकि उसी रात जो फाइट होने वाला था वही डिसाइड करेगा कि आगे डीमन स्लेयर वर्ल्ड में क्या होगा। और इतने एपिक मूवमेंट को विटनेस करने के लिए वो आज जिंदा है। और जब उरुकोडाकी तांजीरो से पहली बार मिले थे, तभी उन्हें समझ आ गया था कि कुछ तो बदलने वाला है। और इसीलिए उरुकोडाकी नेजुको और तांजीरो से कहते हैं आज बिल्कुल मत हारना। और वही दूसरी तरफ अकाज़ा तांजीरो पर हमला कर देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली तांजीरो उसे डॉज कर लेता है और उसके पीछे जाकर हिनोकामी कागुरा से उसका हाथ काट देता है। लेकिन अकाज़ा भी एक अपर मून 3 है। अकाज़ा अपने हाथ को इंस्टेंटली रिजेनरेट करता है और तांजीरो के ऊपर अपना पंच से अटैक करता है, जिससे तांजीरो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचता है उसके सन ब्रीदिंग फेक रेनबो को यूज करके, जिसको देखकर अकाज़ा बिल्कुल ही शॉक रह जाता है, क्योंकि उसके इतने पावरफुल अटैक को ना ही केवल उसने डॉज किया बल्कि उसके फेस पर एक कट भी मार दिया। और वही खड़ा हुआ ग्यू तांजीरो की इन पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक में रह जाता है। और ग्यू को याद आता है कि तांजीरो पहले कितना वीक था, लेकिन अभी तांजीरो को देखकर कोई भी बता सकता है कि वो एक हाशिरा लेवल पर है। और फिर अकाज़ा को रेनगोकू की बातें याद आती है, जब रेनगोकू ने उससे कहा था तांजीरो कमजोर नहीं है। लेकिन जो भी हो, अकाज़ा अपने डेवलपमेंट को शुरू करता है और तांजीरो से कहता है अब वो सीरियसली लड़ेगा। लेकिन तभी ग्यू अपने वाटर ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म डांस ऑफ द शिफ्ट करंट को यूज करता है और अकाज़ा को कंफ्यूज करने लगता है। और तभी अकाज़ा समझ जाता है ये कोई वाटर हाशिरा है और बताता है उसने पिछले 50 सालों से किसी वाटर हाशिरा से फाइट नहीं किया है। और ये देखकर अकाज़ा उसका पावरफुल अटैक डिस्ट्रक्टिव डेथ को यूज करता है, लेकिन ग्यू अपने वाटर ब्रीथिंग 11 फॉर्म से उसे नलिफाई कर देता है। और यहाँ पर अकाज़ा वाटर ब्रीथिंग के 11 फॉर्म को देखकर पूरी तरीके से शॉक में रह जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। जिसके बाद तांजीरो अकाज़ा के ऊपर हमला कर देता है, बट अकाज़ा उसके अटैक को डॉज करता है और तांजीरो की गर्दन काटने वाला था कि तभी अचानक से ग्यू अकाज़ा का हाथ काट देता है और तांजीरो को बचा लेता है। और फिर तांजीरो और ग्यू दोनों ही अकाज़ा के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। और भले ही तांजीरो पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना ग्यू के पास है। और वही ग्यू की पावर को देखकर इम्प्रेस होकर अकाज़ा उसका नाम पूछता है, जैसे कि अकाज़ा उसके हर ओपोनेंट के साथ करता है। बट ग्यू बड़े बैडेस तरीके से कहता है उसे डीमंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी अकाज़ा ग्यू के ऊपर फ्लोइंग लाइट फ्लैश का अटैक कर देता है और ग्यू को एक पावरफुल किक मार देता है, जिससे कि ग्यू कई सारे दीवारों को तोड़ते हुए कैसल की दूसरी ओर चला जाता है। तांजीरो ये देखकर घबराहट में चिल्ला देता है ग्यू सान। और ये सुनते ही अकाज़ा उसके पास आकर कहता है अच्छा तो उसका नाम ग्यू है। फिर अकाज़ा तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है, जिसके जवाब में तांजीरो यूज करता है सन ब्रीदिंग बोन बर्निंग सन। लेकिन अकाज़ा का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके झटके से तांजीरो दीवार पर जा लगता है। और फिर अकाज़ा कहता है तुम बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, जो कि काबिले तारीफ है। जिसके बाद अकाज़ा रेनगोकू को इंसल्ट करते हुए कहता है अगर वो उस दिन मेरी बात मान लेता तो आज वो एक डीमन होता और उसका कमाल का टैलेंट कभी वेस्ट ही नहीं होता। लेकिन उस बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ थी, जिसको सुनकर तांजीरो पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी अकाज़ा कहता है
तुम गलत समझ रहे हो। मैं कभी भी अपने ओपोनेंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर वो कमजोर है तो उसकी बेइज्जती होनी ही चाहिए। और तो और मुझे कमजोर लोगों से बिल्कुल ही चिढ़ है। मैं चाहता हूँ इस दुनिया से सारे कमजोर मिट जाए। जिसको सुनकर तांजीरो कहता है, जो लोग आज वीक है वही तो आगे जाकर स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और तुम पहले खुद भी कमजोर होगे, जिसकी वजह से तुमने डीमन बनना एक्सेप्ट किया। और देखा जाए तो ये नेचर का ही लॉ है कि जो भी लोग स्ट्रॉन्ग है वो कमजोरों की मदद करे। और कैसे एक न्यू बॉर्न बेबी भी कमजोर होता है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि हम उसे भी मार दे, क्योंकि वही फ्यूचर में जाकर स्ट्रॉन्ग बनेगा। जहाँ पर तांजीरो ये सारी बातें कर रहा था, वहीं अकाज़ा को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन अकाज़ा कुछ समझ ही नहीं पाता है कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि तांजीरो एक स्ट्रॉन्ग और वर्दी ओपोनेंट है। और तभी कोई अकाज़ा के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, वो लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, हर कोई शुरुआत में कमजोर होता है, लेकिन बाद में जाकर वही तो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अकाज़ा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है और पीछे खड़े बंदे के ऊपर अपना पंच मार देता है। लेकिन कमाल की बात तो ये है, उसके पीछे कोई था ही नहीं। और ये देखकर तांजीरो बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता है कि अभी अभी उसने हवा में क्यों पंच मारा। लेकिन तभी अकाज़ा कहता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग हो, और तांजीरो के ऊपर 1000 फ्लैशेस अटैक कर देता है, जिससे पूरी जमीन बिखरने लगती है और तांजीरो इस अटैक से बेयरली ही बच पाता है। अब तांजीरो अकाज़ा से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर अकाज़ा का एक भी अटैक सही जगह पर लैंड हुआ तो शायद तांजीरो आगे नहीं लड़ पाएगा। फिर तांजीरो अकाज़ा की फाइटिंग स्किल को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अकाज़ा उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था और कंटिन्यू उस पर वार करे जा रहा था। लेकिन तभी तांजीरो अकाज़ा के ऊपर सोरिंग फ्लेम हेज यूज कर देता है, जिससे लगभग अकाज़ा का गर्दन कट ही गया था। अकाज़ा इस अटैक से पूरी तरीके से कंफ्यूज था, क्योंकि फ्लेम हेज अटैक के दौरान उसे तांजीरो की तलवार ही नहीं दिखाई दी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रेनगोकू के छोटे भाई को, जो कि प्रे कर रहा था तांजीरो और बाकी सभी के लिए। फिर हमें पता चलता है रेनगोकू के भाई ने कौओ की मदद से तांजीरो के लिए एक लेटर भिजवाया है, जिसमें बेसिकली सन ब्रीदिंग के बारे में कुछ सीक्रेट लिखा था। लेकिन वो कौआ तांजीरो को लेटर दे ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी तांजीरो के साथ फाइट हो रही थी अकाज़ा की। और फिर अकाज़ा तांजीरो की तलवार को पकड़ लेता है और तलवार को तोड़ने ही वाला था कि तभी तांजीरो घबराहट में अकाज़ा को एक हेडबट मार देता है। लेकिन इस अटैक से अकाज़ा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो बस तांजीरो की तलवार को तोड़ने ही वाला था। लेकिन फिर से हम देखते हैं गियू को, जो कि आते ही अकाज़ा के हाथ को काट कर अलग कर देता है, जिससे तांजीरो की तलवार बच जाती है। और तब गियू कहता है, बस अब बहुत हुआ, मुझे अब गुस्सा आ रहा है। और फिर हम देखते हैं गियू का एक एपिक फेस ऑफ। और तभी अकाज़ा समझ जाता है कि गियू के सेंसेस अब बेहतर हो चुके हैं और उसका बॉडी का मूवमेंट भी अब पहले से बेहतर हो चुका है। और फिर अकाज़ा बोलता है, जब कोई इंसान अपने मौत की तरफ बढ़ता है तभी हमें उसकी असली ताकत दिखाई देती है। जिसके बाद गियू अनलॉक करता है अपना डीमन स्लेयर मार्क। फिर गियू पूरी ताकत से अकाज़ा के ऊपर हमला कर देता है और अकाज़ा भी गियू के ऊपर अपने डिस्ट्रक्टिव किल पंच से अटैक कर देता है। लेकिन गियू बड़ी इजी तरीके से उसको डॉज कर लेता है और अकाज़ा सोचता है अब वो इसके साथ टाइम पास नहीं कर सकता, क्योंकि गियू का अब डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हो चुका है। और तभी गियू यूज करता है वाटर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड, और इस अटैक से अकाज़ा का राइट हैंड कट जाता है। तांजीरो, जो कि दूर से ही फाइट देख रहा था, वो अब समझ चुका है कि गियू बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और साथ ही साथ अकाज़ा भी अपने ताकत को इम्प्रूव कर रहा है और उसका मूवमेंट भी बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुका है। देखा जाए तो स्टेमिना के मामले में हमेशा डीमन ही जीतेंगे। और तो और ये फाइनल बैटल भी नहीं है, हमें अभी भी मुजान से भी लड़ना है। और तभी तांजीरो को याद आता है कि जब अकाज़ा ने रेनगोकू के बारे में बात किया था, तब उसने फाइटिंग स्पिरिट के बारे में भी कुछ बताया था। जिसके बाद तांजीरो को इनोस्के की बातें याद आती है। जब एक बार इनोस्के तांजीरो को बता रहा था, बैटल स्पिरिट एक अलग ही फीलिंग होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मुझे कोई मारने के मकसद से हमला करता है, तब मुझे अपने आप ही पता चल जाता है कि कोई मुझे मारने वाला है। और इसी चीज का यूज करके उसने ग्योतोरा के अटैक को इजीली डॉज किया था। और फिर इनोस्के कहता है, वही अगर कोई मुझे बिना मारने के मकसद से देखेगा तो उसे फील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इनोस्के इसका एक और एग्जांपल देते हुए कहता है, कैसे बटरफ्लाई मेंशन में मैं जब अकेला बैठा हुआ था, तब मेरे पीछे एक बूढ़ी दादी आकर बैठ जाती है और कई घंटों तक बैठे रहने के बावजूद मुझे यानी इनोस्के को कुछ भी फील ही नहीं होता। और वही अगर वो बूढ़ी दादी मुझे मारने के नजरों से देखती, वो भी बहुत दूर से, तो इनोस्के को बड़ी इजी तरीके से पता चल जाता कि कोई इसे मारने वाला है। जिसके बाद तांजीरो को एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे वो अकाज़ा के ऊपर हमला करेगा। और तभी तांजीरो अकाज़ा के ऊपर हिनोकामी कागुरा से अटैक कर देता है, लेकिन अकाज़ा उसको बड़ी इजी तरीके से पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे बड़ी मुश्किल से तांजीरो डॉज करता है। और उसी पल तांजीरो समझ जाता है कि कहां पर गलती हो रही है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं तांजीरो के डैड तांजीरो को। और फिर तांजीरो कहता है, मेरे डैड को मैंने कभी भी ना ही गुस्सा करते हुए देखा और ना ही रोते हुए। उनके मुंह पर हमेशा एक छोटी सी स्माइल होती थी और उनका दिमाग हमेशा शांत रहता था। जब तांजीरो छोटा था, तब वो अपने डैड से पूछता है कि कैसे आप हिनोकामी कागुरा को इतनी देर
तक परफॉर्म करते हैं और आपके दिमाग में क्या चलता है। हालांकि तांजीरो एक छोटा बच्चा था, बट फिर भी वो समझता था कि रात भर इस डांस को परफॉर्म करना कोई छोटी बात नहीं है। और तो उस टाइम तक तांजीरो के डैड बहुत ही ज्यादा बीमार थे, जिसके बाद तांजीरो अपने डैड से पूछता है कि क्या वो अगले साल इस डांस को परफॉर्म कर सकता है। और ये सुनकर तांजीरो के डैड कहते हैं, इतनी चिंता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और बोलते हैं इस डांस को मैं हर साल परफॉर्म करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे एक भी बार थकान महसूस नहीं हुआ। इस डांस को 10-12 घंटे परफॉर्म करना पड़ता है। तांजीरो के डैड फिर बोलते हैं कि जब वो जवान थे तब इस डांस को इतनी देर तक परफॉर्म करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन फिर उन्होंने इस डांस में जितने भी फालतू के पार्ट थे उनको रिमूव कर दिया और इस डांस को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, जिससे वो बिना थके और सही ब्रीदिंग स्टाइल से कई घंटों तक इस डांस को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आसान भाषा में कहूँ तो जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसमें से अगर सारे अननेसेसरी चीजों को रिमूव कर दिया जाए और सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस किया जाए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तब आप कोई भी काम को बिना थके आराम से कर सकते हैं। फिर हमें तांजीरो के डैड के मरने से पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तांजीरो के डैड बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुके थे और एक रात तांजीरो के डैड तांजीरो को नींद से उठाते हैं और कहते हैं मेरे साथ चलो। जिसके बाद थोड़ी दूर जाने पर उनका सामना एक 2 फीट से भी ज्यादा बड़े भालू से हो जाता है और तांजीरो इतने बड़े जानवर को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। लेकिन तांजीरो यानी कि तांजीरो के डैड एक छोटी सी कुल्हाड़ी को लेकर उस भालू के सामने खड़े हुए थे। जिसके बाद तांजीरो के डैड कहते हैं इस भालू ने कई लोगों की जान ली है और अब ये हमारे इलाके में घुस चुका है और किसी को भी मैं अपने फैमिली को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। और फिर वो भालू गुस्से से तांजीरो के डैड के ऊपर हमला कर देता है और इससे पहले वो एक भी कदम आगे बढ़ा पाता, तांजीरो के डैड उस छोटी सी कुल्हाड़ी को लेकर भालू के सर को बड़ी स्मूथली काट देते हैं, जिसको देखकर तांजीरो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और क्योंकि तांजीरो की स्मेल करने की पावर बचपन से बहुत ही ज्यादा थी, तो वो फील कर पाता है कि उनके डैड के मूवमेंट बिल्कुल ही एक ट्री की तरह थे और तो उस भालू को मारने का कोई इंटेंशन ही नहीं था। जिसके बाद तांजीरो के डैड कहते हैं क्या तुमने वो देखा? और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही उस भालू के लिए प्रे कर रहे थे और फिर तांजीरो के डैड कहते हैं इसको तुम जीवन भर मत भूलना। और तांजीरो समझ जाता है कि उसके डैड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकाजा ने तांजीरो को पकड़ लिया था, लेकिन बस जब वो अटैक तांजीरो को लगने ही वाला होता है कि तभी तांजीरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को विटनेस कर पाता है। और अब तांजीरो आकाजा की सारी मसल्स और ब्रेन को देख पा रहा था, इसीलिए वो इनोस्के की और उसके डैड की बताई गई हुई बातों को एक साथ मर्ज कर देता है और अब बिना किसी बैटल स्पिरिट और बिना किसी मारने की इच्छा से वो आकाजा का सर धड़ से अलग कर देगा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर ग्यू का स्टेमिना धीरे धीरे कम हो रहा था और आकाजा उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। फिर आकाजा डिसाइड करता है कि अब वो ग्यू को मार देगा। वही तांजीरो इस फाइट को बड़े गौर से देख रहा था और तो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी देख पा रहा था। और फिर आकाजा ग्यू की तलवार को तोड़ देता है, जिसके बाद आकाजा कहता है कि बस अब तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा एंटरटेनमेंट कर लिया, लेकिन अब समय आ चुका है तुम्हारे मरने का। और ग्यू के ऊपर एक पंच लैंड करने ही वाला था कि तभी तांजीरो आकर आकाजा के हाथ को काट कर अलग कर देता है और आकाजा कुछ समझ नहीं पाता होता है कि अभी अभी क्या हुआ। हालांकि वो ये तो समझ गया कि तांजीरो अब बहुत ही ज्यादा बदल चुका है और उसकी प्रेजेंस पहले से बहुत ही ज्यादा अननोइंग हो चुकी है। और आकाजा बिना टाइम वेस्ट किए उसका सबसे पावरफुल अटैक एंड स्टाइल क्रियोटिक ब्लू मेटल आफ्टर ग्लो को एक्टिवेट कर लेता है और इस अटैक को डॉज करने के लिए ग्यू डेड काम का यूज करता है, लेकिन ये अटैक आकाजा के सामने बेकार था और ग्यू इस अटैक से दीवार पर जा लगता है। और फिर आकाजा कहता है तुम भी रेनगोकू की तरह हो, लेकिन तुम में कुछ अलग ही बात है, तो इसीलिए अच्छा ही होगा कि तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लो और एक डीमन बन जाओ। लेकिन कमाल की बात तो ये है, उसे लगता है कि उसके इस अटैक से तांजीरो मर चुका है, बट हम सब देखते हैं कि तांजीरो उसके पीछे खड़ा है। और क्योंकि अभी आकाजा का ध्यान ग्यू की तरफ है तो वो सोचता है यही अच्छा मौका है, लेकिन तभी तांजीरो चिल्ला देता है ये कहकर कि आकाजा मैं तुम्हें मार दूंगा। और आकाजा तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो उस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। और तभी आकाजा को रियलाइज होता है कि वो तांजीरो की बैटल स्पिरिट को फील ही नहीं कर पा रहा है, जिससे कि उसके मूवमेंट का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। और आकाजा कुछ समझ पाता इससे पहले तांजीरो यूज कर देता है सन ब्रीदिंग सेटिंग सन और देखते ही देखते आकाजा का सर धड़ से अलग हो जाता है। और ये देखकर ग्यू पूरी तरीके से शॉक रह जाता है। ऑफ कोर्स यार, तांजीरो ने अभी अभी अपर मून 3 का सर धड़ से अलग कर दिया है और उसके आखिरी समय पर वो यही सोच रहा था कि आखिर तांजीरो का बैटल स्पिरिट कहाँ गया। इन शॉर्ट उसे लग रहा था कि वो एक ट्री से फाइट कर रहा है। और यहाँ पर आकाजा समझ जाता है कि तांजीरो ने सेल्फलेस स्टेट को मास्टर कर लिया है, जिसको आकाजा हमेशा से ही मास्टर करना चाहता था। आकाजा अपने कटे हुए सर को पकड़ता है और जोड़ने की कोशिश करता है और तभी पीछे से ग्यू अपने टूटे हुए तलवार से उसके ऊपर मार देता है, जिससे कि उसका सर फाइनली नीचे गिर जाता है। और फाइनली आकाजा का सर डिसइंटीग्रेट होने लगता है, जो देखकर ग्यू और तांजीरो को राहत मिलती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि आकाजा मर जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। भले ही उसका सर डिसइंटीग्रेट हो चुका है, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी हिल रही है और अचानक से उसका बॉडी ब्लड डीमन आर्ट डिस्ट्रक्टिव डेथ को एक्टिवेट करता है। इससे पहले तांजीरो कुछ समझ पाता, उससे पहले ही आकाजा अपने डिस्ट्रक्टिव लेग से तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है, जिससे तांजीरो दीवार पर झलकता है और बेहोश हो जाता है। आकाजा तांजीरो के ऊपर और हमला करता, उससे
उससे पहले ग्यू अपने वाटर ब्रीथिंग स्ट्राइकिंग टाइट से तांजीरो को बचा लेता है और आकाजा के बॉडी में आए कट्स पहले से भी ज्यादा जल्दी से हील हो जाते हैं। और इसे देखकर ग्यू बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर उसे तांजीरो को मारना है उससे पहले मुझे मारना होगा, क्योंकि अब वो अपने दोस्तों को मरते हुए नहीं देख सकता। और इस बात को सुनते ही आकाजा को किसी की याद आती है जो कि कहता है तलवार हमारे दिलों पर है और जिस चीज से हम लड़ते हैं वो है हमारे हाथ। लेकिन इन सब चीजों से आकाजा को कुछ याद ही नहीं आता और वो फिर से ग्यू के साथ लड़ने वाला होता है कि तभी एक लड़की आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है हाकुजी-सान, अब वो समय आ चुका है कि जब तुम ये सब बंद कर दो। वहीं दूसरी तरफ ग्यू देखता है कि आकाजा अब लड़ने के मूड पर आ चुका है, लेकिन अब ग्यू की हालत नहीं है कि वो आकाजा से थोड़ा सा भी और लड़ पाए। जो चीज उसको खड़े रख रही है वो है उसकी ब्रीथिंग और इसी वजह से वो समझ ही नहीं पाता है कि वो अब आकाजा से लड़ेगा कैसे। लेकिन जो भी हो वो इस बार तांजीरो को मरने नहीं देगा। आकाजा फिर से ग्यू की तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर से वो लड़की आकाजा का हाथ पकड़ लेती है और हाकुजी को रुकने के लिए कहती है, लेकिन आकाजा कुछ समझ ही नहीं पाता और कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। और फिर वो लड़की कहती है अब टाइम आ चुका है कि हम आफ्टर लाइफ में जाए, जिस पर आकाजा कहता है उसे तांजीरो और ग्यू को मारना होगा। और वो लड़की कहती है कि तुम्हें उन्हें क्यों मारना होगा, जिस पर आकाजा कहता है मैं उन्हें मारकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और जब वो लड़की पूछती है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है, जिसके जवाब में आकाजा कहता है कि मैं अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बनूंगा तो मैं अपने डैड के लिए दवाई नहीं ला पाऊंगा। एंड दिस पॉइंट हमें डीमन स्लेयर सीरीज का सबसे सैडेस्ट बैक स्टोरी पता चलता है, जहाँ पर डीमन बनने से पहले आकाजा का नाम हाकुजी था, जिसको गाँव वालों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसको रस्सियों से बांध कर रखा था और तो और उसके शरीर पर टैटूज बना दिया था, जिससे कि ये पता चल जाए कि वो बच्चा एक चोर है। और हाकुजी को इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा मारा होता है, जिससे उसकी बॉडी पर हर जगह खून के ही निशान होते हैं। फिर उस बच्चे को गांव के मुखिया के सामने ले जाया जाता है। वो गांव का मुखिया ये देखकर हैरान था कि उस बच्चे को इतना मारने के बावजूद वो बच्चा अभी भी हंस रहा था। एंड इसीलिए गांव का मुखिया उस बच्चे को डीमन चाइल्ड नाम से घोषित करता है। जिसके बाद हाकुजी को वो लोग छोड़ देते हैं और हाकुजी दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन इतने में ही एक बूढ़ा इंसान हाकुजी को पकड़कर कहता है तुम्हारे डैड को जब पता चला तुमने चोरी किया है सिर्फ और सिर्फ उसके बीमार डैड को खिलाने के लिए, तब उन्हें इतना ज्यादा बुरा लगा कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया। जिसे सुनकर हाकुजी पूरी तरीके से शॉक में रह जाता है। जिसके बाद हाकुजी अपने डैड का अंतिम संस्कार करता है और उनका आखिरी लिखा हुआ लेटर पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि बस वो एक बोझ थे हाकुजी के लिए और वो कभी भी नहीं देख सकते अपने बेटे को चोरी करते हुए। एंड इसीलिए वो हाकुजी के सर से थोड़ा बोझ कम कर रहे हैं और वो कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम पूरी तरीके से एक नॉर्मल लाइफ जियो, जहाँ पर तुमको कोई भी गलत काम नहीं करना पड़े। एंड इस मूवमेंट पर हाकुजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और हाकुजी कहता है अगर मेरे डैड को मुझसे इतनी प्रॉब्लम थी तो वो मुझे बता सकते हैं, लेकिन सुसाइड करना तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने उस दिन जितनी मार खाई उससे 10 गुना ज्यादा मार खा सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने डैड के लिए। जिसके बाद उसे गुस्सा आता है इस इंसानों की बनाई हुई सोसाइटी पर। फिर हाकुजी इस गाँव को छोड़कर दूसरे गाँव में चला जाता है, जहाँ पर उसकी लड़ाई हो जाती है कुछ गुंडों से, जिनको हाकुजी इतने ब्रूटल तरीके से मारता है कि कोई भी यकीन ही नहीं करेगा कि कोई 11 साल का बच्चा भी ऐसा कर सकता है। और तो और हाकुजी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसके डैड ने किसी का भी बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी इस सोसाइटी की प्रेशर में उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तभी उस गांव का एक मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पर आता है, जहाँ पर हाकुजी ने उन लोगों को मारा था। और जैसे ही उस मार्शल आर्टिस्ट को ये बात पता चलती है तब वो उस छोटे से लड़के से कहते हैं कि तुम मेरा डोजो ज्वाइन कर लो। हालांकि हाकुजी साफ साफ मना कर देता है, लेकिन कैसे भी करके उस मास्टर ने हाकुजी को मना लिया होता है और उसको अपने डोजो ले जाते हुए कहता है मेरा नाम है केजो और मैं डोजो चलाता हूँ। हालांकि मेरे डोजो पर अभी कोई भी स्टूडेंट नहीं है और छोटा मोटा काम करके मैं अपना घर चलाता हूँ। फिर केजो उसे ऑफर करता है कि हाकुजी उनके साथ यहाँ पर रह सकता है, लेकिन उनकी एक बेटी है जो कि बहुत ही बीमार है, तो तुम्हें उसकी भी देखभाल करनी पड़ेगी। और मास्टर केजो ये भी कहते हैं कि उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो अपनी बेटी का देखभाल नहीं कर पा रही थी। मतलब कि किस लेवल का केयर चाहिए होता है उनकी बेटी को। और उसी दिन वो मिलता है कोयोकी से, जो कि बेड पर लेटी हुई थी, जिसको देखकर हाकुजी को अपने पिता की याद आती है, जो कि मोस्टली बीमार ही रहते थे। जिसके बाद मास्टर केजो किसी काम से बाहर चले जाते हैं और फिर कोयोकी पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने मारा है। देन आकाजा, जिसको ये सारी बातें याद आ रही थी, वो कहता है मेरी लाइफ एक बोरिंग और बेकार स्टोरी के अलावा और कुछ नहीं है। आकाजा फिर सोचता है कि वो हमेशा बीमार लोग अपने आप को बेकार और गिल्टी समझते हैं, क्योंकि ऐसा ही उसके डैड और कोयोकी करती है और इसीलिए हाकुजी को हमेशा कोयोकी की देखभाल करनी पड़ती है अपने ट्रेनिंग के टाइम पर। लेकिन हाकुजी को इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो शुरू से ही अपने डैड की देखभाल करता था और हाकुजी को इन सब चीजों की आदत सी थी। और क्योंकि उसने कभी भी नॉर्मल बचपन जिया ही नहीं, तो उसको कभी भी मन ही नहीं किया अपने दोस्तों के साथ खेलने का। इसीलिए वो पूरा टाइम या तो ट्रेनिंग करता था या तो कोयोकी की देखभाल करता था। और फिर एक दिन कोयोकी हाकुजी से कहती है आज रात फायरवर्क शो होने वाला है और लोग कहते हैं ब्रिज से फायरवर्क का शो काफी अच्छा दिखता है। लेकिन ऑब्वियसली कोयोकी आज तक वहाँ पर नहीं गई और वो मरने से पहले एक बार फायरवर्क्स देखना जरूर चाहेगी। जिसके बाद हाकुजी कहता है इस साल अगर वो फायरवर्क्स नहीं भी देख पाया तो अगले साल या फिर उसके अगले साल कोयोकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी
और वो दोनों एक साथ में फायरवर्क्स शो देखने के लिए जाएंगे, जिसको सुनकर कोयोकी रो पड़ती है और हाकुजी कुछ समझ ही नहीं पाता है कि कोयोकी आखिर क्यों रो रही है। फिर एक दिन मास्टर केजो और हाकुजी कुएं में से पानी पी रहे थे, जिसके बाद मास्टर केजो कहते हैं उन्होंने एक बार एक बूढ़े इंसान की मदद की थी और अपनी फाइटिंग स्टाइल की मदद से उस बूढ़े इंसान को चोरों से बचा लिया था, और उसके बाद उस बूढ़े इंसान ने खुश होकर मुझे ये जमीन दे दी थी जिस पर अभी मास्टर केजो ने अपना डोजो ओपन किया है। लेकिन जब ये बात पासी के किंजुत्सु डोजो को पता चलती है, तब उस डोजो के सारे बच्चे और सारे टीचर्स मिलकर मास्टर केजो की बुराई करने लगे और गांव में उनकी इमेज इतनी ज्यादा खराब कर दी कि उनके यहाँ पर अब कोई भी स्टूडेंट नहीं आता। और इन सब चीजों को हाकुजी बड़े ध्यान से सुन रहा था, जिसके बाद हाकुजी धीरे धीरे मास्टर केजो की फैमिली मेंबर बन जाता है। और कहानी पहुंच जाती है कुछ सालों आगे, जहां पर हाकुजी अब 18 साल का हो चुका था और कोयोकी 16 साल की, और हाकुजी अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहा था। जिसके बाद मास्टर केजो हाकुजी को उनके साथ बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या उनके बाद हाकुजी डोजो को संभाल सकता है और तो और उनकी बेटी से शादी कर सकता है। और ये सारी बातें इतनी रैंडम थी कि दोनों ही शर्म से लाल पीले हो जाते हैं। और तब हाकुजी को अपने पिता की लिखी हुई बातें याद आती है, जो कि सुसाइड नोट पर लिखा था कि हाकुजी एक नॉर्मल लाइफ जिए। और इस पॉइंट पर हाकुजी को समझ आ जाता है कि उसके लाइफ में अब सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्हें उसको प्रोटेक्ट करना है, मास्टर केजो और कोयोकी, भले ही क्यों ना उसकी जान ही चली जाए। जिसके बाद वो अपनी फादर की ग्रेव पर जाता है उनको ये गुड न्यूज देने के लिए। और जब शाम को वो डोजो लौटता है, तब फिर से उसे रास्ते में एक बंदा मिलता है जो कि कहता है पासी के किंजुत्सु डोजो वालों ने तुम्हारे कुएं पर पॉइजन मिला दिया था और इसकी वजह से मास्टर केजो और कोयोकी दोनों ही मारे जा चुके हैं। और इस बात को सुनते ही हाकुजी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। जिसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाकुजी कोयोकी और मास्टर केजो की बॉडी को देखते हुए कहता है मैं कभी भी अपने फैमिली मेंबर को नहीं बचा पाया। फिर हाकुजी को याद आता है कि कैसे वो इसी साल कोयोकी के साथ ब्रिज पर फायरवर्क्स देखने के लिए गई थी, जहाँ पर कोयोकी उसे याद दिलाती है एक ऐसी चीज के बारे में जो भले ही हाकुजी भूल चुका था, लेकिन कोयोकी कभी नहीं भूल सकती। जब वो दोनों ही बच्चे थे, तब हाकुजी ने कोयोकी को कहा था कि अगर इस साल फायरवर्क्स नहीं भी देख पाए तो अगले साल या फिर उसके अगले साल कोयोकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और वो दोनों ही एक साथ फायरवर्क्स देखने के लिए जाएंगे। और ये छोटी सी बात कोयोकी के लिए इतनी ज्यादा इमोशनल इसलिए थी क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा वीक थी एंड डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि वो और कितने साल जिएगी। और अपनी बीमार बेटी का ख्याल ना रख पाने के कारण उसकी मॉम ने भी सुसाइड कर लिया था। लेकिन वही दूसरी तरफ हाकुजी है जिसे कोयोकी पर पूरा भरोसा है, और तो और हाकुजी उससे हमेशा नॉर्मल तरीके से बर्ताव करता था, न कि एक बीमार इंसान की तरह। और उसी दिन कोयोकी फायरवर्क्स देखते हुए हाकुजी को शादी के लिए प्रपोज कर देती है, जिसके जवाब में हाकुजी बिना सोचे समझे हाँ कह देता है और कहता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और कोयोकी को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन कोयोकी और मास्टर दोनों ही मारे जा चुके हैं, तो उसका वो वादा किसी काम का ही नहीं रहा। और फिर हमें एक ट्रेजिक इंसिडेंट बताया जाता है। हाकुजी नाम का एक बच्चा किंजुत्सु डोजो में घुसता है और 67 लोगों को अपने हाथों से ब्रूटली मार देता है। वो मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से लोगों की पसलियां तोड़ रहा था और उनकी सरों को फोड़ रहा था। बाद में जब उस जगह पर 67 लोगों की लाशें मिली और ये इंसिडेंट इतना ब्रूटल था कि बाद में जाकर गांव के लोगों ने इसे एक झूठी कहानी ठहरा दिया। डोजो में प्रेजेंट सारे लोगों को मार देने के बाद हाकुजी, जो कि कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो अब करेगा क्या, वो मिलता है दी वन एंड ओनली बीस्ट मुजान किबुत्सुजी से। मुजान ये बात सोचकर हैरान था कि कैसे एक इंसान ने पेयर हैंडेडली इतने लोगों को मार दिया, और फिर कहता है मैंने तो अपने किसी डीमन को भी नहीं भेजा था, तो ये काम किसने किया। जिसके बाद हाकुजी, जो कि मुजान के सामने खड़ा था, वो कहता है मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन मुजान हाकुजी के सर के आर पार अपना हाथ घुसा देता है, ये कहते हुए कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि तुम एक अपर मून भी बन सकते हो, क्या तुम एक डीमन बनना पसंद करोगे। जिसके जवाब में हाकुजी कहता है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और फिर हाकुजी बन जाता है अपर मून 3 आकाजा। डीमन बनने के बाद आकाजा अपने पूरे मेमोरीज को भूल जाता है और उसे सिर्फ याद रहता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, जबकि असलियत में अब उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं। और फिर आकाजा कहता है मेरी लाइफ एक बेकार स्टोरी के अलावा और कुछ नहीं है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं तांजीरो, जो कि अब होश में आ चुका था, वो ये देखकर हैरान था कि अभी भी आकाजा नहीं मरा। इनफैक्ट उसने अपना आधा सर रीजनरेट कर लिया है और आकाजा के कुछ करने से पहले तांजीरो हिनोकामी कागुरा को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन इस पॉइंट पर तांजीरो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि उसके हाथ से तलवार ही छूट जाती है। लेकिन क्योंकि अब वो आकाजा के इतने क्लोज था, तो वो आकाजा को एक पंच मार देता है और इस पंच को खाकर आकाजा को मास्टर केजो की पंच की याद आ जाती है। और तभी उसे याद आता है कि उसे वीक लोगों से इतना ज्यादा चिढ़ क्यों है, क्योंकि वीक लोग हमेशा पीछे से वार करते हैं और दूसरों के कुएं में पॉइजन डालते हैं, कभी भी फेस टू फेस लड़ाई नहीं करते हैं। लेकिन आकाजा ने अपने मास्टर की फाइटिंग स्टाइल को अपना हथियार बना लिया था और उसने अपने मास्टर की फाइटिंग स्टाइल और अपने फादर की आखिरी वर्ड्स को रिस्पेक्ट कभी भी नहीं किया और एक डीमन बनकर लोगों को मारता गया।
जिसके बाद आकाजा अपने डिस्ट्रक्टिव किल ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है और ये देखकर तांजीरो और ग्यू दोनों ही पैनिक करने लगते हैं। लेकिन तभी आकाजा अपने ब्लड डीमन आर्ट से अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जो देखकर तांजीरो और ग्यू दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान थे। लेकिन तांजीरो की सेंस ऑफ स्मेलिंग इतनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर थी कि उसे पता चल जाता है आकाजा जो कि काफी ज्यादा खुश और रिलीफ महसूस कर रहा था, जैसे उसे कई सालों बाद मुक्ति मिली है। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आकाजा के पास मुजान का बहुत ही ज्यादा ब्लड था, तो उसकी बॉडी अपने आप ही रिजेनरेट होने लगती है। लेकिन वही आकाजा अपने आप को रोकने की कोशिश करता है और खुद को समझाता है कि वो इस फाइट को हार चुका है। तांजीरो और ग्यू ने बिना किसी चीटिंग के इस फाइट को जीता है और आकाजा उन लोगों में से नहीं है जो कि हारने के बजाय पीछे से वार करता है। जिसके बाद आकाजा मिलता है अपने डैड के स्पिरिट से और फिर हाकुजी अब तक डीमन बनकर जो भी किया उन सभी चीजों के लिए अपने पिता से सर झुकाकर माफी मांगता है। और तभी उसके सर पर मास्टर केजो अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, भले ही किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन उसके पास एक मौका होता है सारी चीजों को ठीक करने के लिए। लेकिन तभी मुजान आकाजा का सर पकड़ लेता है और धमकाने लगता है कि अब वो एक इंसान नहीं है, उसे अपनी मास्टर की बात माननी पड़ेगी, जिससे कि आकाजा की बॉडी और जल्दी रिजेनरेट करने लगती है। लेकिन गेस व्हाट, वहाँ पर कोयोकी की स्पिरिट आ जाती है और वो कहती है, अब समय आ चुका है आफ्टर लाइफ में जाने का, तो तुम अब ये सब बंद कर सकते हो। भले ही क्यों मुजान आकाजा का बॉडी कंट्रोल कर रहा था, लेकिन एंड दी एंड हाकुजी की विल पावर जीत जाती है और वो फाइनली कोयुकी से गले मिलती है और रोते हुए कोयुकी से माफी मांगती है और कहता है कि उसने अपना किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया और वो मास्टर केजो और कोयोकी को नहीं बचा पाया। लेकिन कोयोकी को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी और कहती है, अब हम एक साथ आफ्टर लाइफ में जा सकते हैं। और जिस पोजीशन में वो कोयोकी से गले मिलती है, उसी पोजीशन में आकाजा की बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है और आकाजा के साथ कोयोकी भी हिल में चली जाती है और फाइनली ये बैटल खत्म हो जाती है, जो देखकर तांजीरो और ग्यू दोनों ही बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करते हैं और कहते हैं, क्या अभी हम लेडी तामायो के पास जा सकते हैं? लेकिन दोनों में से किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी और जहाँ पर तांजीरो बेहोश हो जाता है, वही ग्यू अपने तलवार पर सर रखकर बेहोश हो जाता है। और फिर एक क्रो जो कि सारे लोगों को इन्फॉर्म करता है कि अपर मंत्री आकाजा अब मारा जा चुका है और जिन्होंने उसको मारा है तांजीरो और ग्यू दोनों ही अभी बेहोश है। और फिर इन्फिनिटी कैसल में हमें कहीं पर कोको शिबो को दिखाया जाता है, जो कि अब आकाजा की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ही गुस्से में अपने आसपास के पिलर को एक ही झटके में काट देता है और कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो आकाजा, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं अपर मंटू डोमा को, जिसने अभी अभी एक हाशिरा को खा लिया है। अब ये हाशिरा कौन है ये तो तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, लेकिन तुम्हें पहले से ही पता है तो कमेंट में जरूर बताना। सो बैक टू द टॉपिक। अब डोमा कहता है कि आकाजा बहुत ही ज्यादा अच्छा डीमन था, लेकिन वो कभी भी मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया, शायद इसीलिए कि वो कभी भी वोमेन्स को नहीं खाता था और लड़कियों को मारना उसके उसूलों के खिलाफ था। लेकिन डोमा के हिसाब से लड़कियों की बॉडी में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू मैन, लेकिन फिर भी डोमा को इन सभी चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो अपने सामने खड़ी लड़की से उसका नाम पूछती है, जिसके जवाब में वो कहती है सुयूरी कनाओ। तो तुम लोग अब समझ चुके होंगे कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं डोमा की फाइट को, जो कि काफी एपिक फाइट होने वाली है। तो मेक श्योर तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और हाँ, इस वीडियो में हम एक लाइक टारगेट रखते हैं, दैट इज 1K लाइक्स। और अगर तुमने ये टारगेट जल्दी ही कंप्लीट कर दिया तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। बाकी अगर तुम लोगों को मुझसे शिकायत है कि मैं इस वीडियो को बहुत ही देर से लाया, तो तुम लोगों को मैं बता दूं, मैंने लगभग 2-3 बार गला फाड़ फाड़ के वॉइस रिकॉर्ड किया था, लेकिन हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ जाती थी। और तो और जब एडिटिंग करने बैठा था तब मेरी मोबाइल की रिचार्ज ही खत्म हो गई थी। सो दैट्स व्हाई कुछ ज्यादा ही लेट हो गया हूँ। तो मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।